हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द डायनामिक स्टडी। और ये हमारा EVS 20 सीरीज़ का लास्ट वीडियो है बिकॉज हमने इसमें यूनिट 9 एंड यूनिट 10 दोनों को ही कवर अप किया है। तो ये वीडियो को भी आप जो पहले से तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये हमारी जो सीरीज़ चल रही थी, तो ऑब्वियस सी बात है ये सीरीज़ जो पहले से तैयारी कर रहे हैं जिनको नॉलेज है वो एज अ रिवीजन काम करती थी, और जो फ्रेशर हैं उनके लिए सिलेबस की एक अवेयरनेस, सिलेबस की एक क्या कहते हैं कि रैपिड या नट सेल में उनको जानकारी हो जाना अच्छे तरीके से कि क्या सिलेबस में आता है, कैसा है, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बाकी सारी चीज़ों का। देखिए ये हमने पहली बार स्टार्ट किया है तो हमने कुछ टॉपिक्स इसमें नहीं इंक्लूड कर पाए हैं, लेकिन अब जो एग्ज़ाम होंगे उसमें हम इसको बेहतर तरीके से और प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे अगर आप लोगों का साथ रहा तो हम अब अगले अप्रोच पे न्यूमेरिकल जैसी चीज़ों के जो कि कंसर्न रहा है, वैसे कि अब 2019 के पेपर में आपके न्यूमेरिकल्स बहुत ही कम आए थे, तो अप्रोच चेंज होते रहते हैं, लेकिन हम न्यूमेरिकल के सारे न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी से हों और अदरवाइज़ आपके हर यूनिट से, एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी से हों या फिर कहीं से भी किसी भी तरीके का न्यूमेरिकल हो, पूरे इन्वायरमेंटल साइंस से उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, बट स्लोली स्लोली। तो फिलहाल चलिए इस वीडियो को देखते हैं। देखो स्टैटिस्टिक्स जो आपका यूनिट 9 है वो स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड है, और यूनिट 10 जो है वो आपका क्या कहते हैं ग्लोबल जो करंट इश्यूज चल रहे हैं, कंटेम्प्रेरी इश्यूज उससे रिलेटेड हैं। तो यूनिट 10 में मैंने ज़्यादा कुछ इंक्लूड नहीं किया, आपको बहुत सारी चीज़ें पता है, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है और करंट से रिलेटेड है मैंने उसको ही इंक्लूड किया। यूनिट 10 में बेसिक्स स्टैटिस्टिक्स को जिसकी आपको ज़रूरत है, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ हायर लेवल की स्टैटिस्टिक्स आ जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है आप उसको नहीं कर पाएंगे, उसको छोड़ना ही पड़ेगा आपको, लेकिन एक नॉलेज रहेगी तो मैक्सिमम चीज़ें यहीं से आती हैं जो मैंने इसमें वीडियो में इंक्लूड किया है। तो स्टैटिस्टिक्स में आप देखिए इसको दो पार्ट में, बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग के लिए दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है आपका डिस्क्रिप्टिव, एक होता है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। जो आपका डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक होता है यानी डिस्क्राइब फॉर्म में जो होता है उसको, वो इसलिए होता है कि प्रेजेंटिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड समराइजिंग डेटा, डेटा को प्रेजेंट करना, डेटा को समराइज़ करना, डेटा को ऑर्गेनाइज करना, इन सारी चीज़ों के लिए वो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स बोली जाती है। इन्फ्रेंशियल में क्या होता है, ड्राइंग कंक्लूजन अबाउट अ पॉपुलेशन बेस्ड ऑन द डेटा ऑब्जर्व इन अ सैम्पल। आप कोई भी डेटा कलेक्शन किए हो, उसको रिसर्च के उसकी एनालिसिस करोगे तो फाइनल फाइंडिंग आपकी जो भी होगी कि हाँ हमने ये इसकी रिजल्ट निकल के आ रहा है, वो आपका इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स बताता है। स्टैटिस्टिक्स अगर आप रिसर्च फील्ड में जाएंगे तो स्टैटिस्टिक्स के बिना रिसर्च या कोई भी चीज़ें पॉसिबल है ही नहीं है। स्टैटिस्टिक्स मोस्ट कंपलसरी इसलिए है क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, UGC नेट JRF आप करके जाओगे तो रिसर्च करना ही है, या किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में एज अ प्रोजेक्ट या कहीं पर भी, तो विदाउट आप डेटा कलेक्ट करोगे, कोई भी सैम्पलिंग करोगे, फिर उसकी एनालिसिस करोगे, तो स्टैटिस्टिक्स लगानी ही पड़ती है और आपको स्टैटिस्टिक्स की नॉलेज होनी चाहिए। दैट्स वाई NTNA या UGC ने इसको सिलेबस में इनपुट दिया है। तो आपने रॉ डेटा कलेक्ट किया कहीं से भी, डेटा को प्रोसेस किया, या फिर उसके बाद उसकी क्लीनिंग की, फिर उसके बाद उसका एक्सप्लोरेशन किया, यानी उसको टूल सेट टेक्निक पे जो बहुत सारे स्टैटिकल टूल हो गए, चाहे वो आपका SPSS हो गया, चाहे वो आपका RStudio हो गया, या आपने एक्सेल पे कोई हाइपोथेसिस कैलकुलेशन की, तो मॉडल लगाया, उस पर एल्गोरिथम हुआ, बहुत सारी मॉडलिंग की डेवलप की गई आपने, चाहे उसको पाइथन को यूज़ करते हुए आपने स्टैटिस्टिक्स लगाया या जुपिटर को यूज़ करते हुए लगाया, तो बहुत सारी टूल्स आजकल अवेलेबल्स है, मैटलैब को यूज़ किया, मतलब मॉडल आप कोई भी यूज किए। तो ये सारी चीज़ें एक प्रोसेस बताता है कि हमने डेटा कलेक्ट किया, उसको अपने अकॉर्डिंग काटा छाटा, यानी उसकी क्लीनिंग की, जो आपको एज अ नेसेसरी है उसी को आप यूज़ करोगे ना, तो उसके बाद उसकी एनालिसिस करके उसको एज अ आउटपुट रिजल्ट ले आए। फिर देखो जो पॉपुलेशन और सैंपल क्या होता है, जो हमने सैंपल कलेक्ट किया, देखो पॉपुलेशन तो पूरा सेट हो गया, जैसे कि आप कोई एक डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन मान लीजिए कि 20 से 22 लाख है, और आप उस पर कुछ रिसर्च करना चाहते हो, तो वो आपका पूरा 20-22 लाख लोगों पे तो कर नहीं सकते, तो आप उसमें से कुछ ऐसे लोगों को चुनोगे जो कि होल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेंगे एक तरीके से। तो जो पूरा एरिया हो जाएगा, पूरी पॉपुलेशन हो जाएगी, वो पॉपुलेशन हो गई, इंटायर सेट हो गया जो पूरा सिटी की पॉपुलेशन, और आपने जो अपनी एनालिसिस के लिए चूज़ किया वो हो जाएगा आपका सैंपल। पॉपुलेशन में क्या, द एंटायर सेट ऑफ द पॉसिबल ऑब्जर्वेशन इन विच बी इंटरेस्टेड। सैंपल क्या होगा, अ सबसेट ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम विच इंफॉर्मेशन इज एक्चुअली कलेक्टेड, यानी जहाँ से हम इंफॉर्मेशन एक्चुअली कलेक्ट करते हैं। जैसे इमेज में ही दिख रहा है आपका कि ब्लू, ग्रीन और रेड, तीन तरीके के लोग हैं, तो आप सबको तो एनालाइज नहीं कर सकते, उसी तरीके से आपने एक ब्लू लिया और दो रेड ले लिया, रैंडम सैम्पलिंग की। अगर आप कुछ तरीके से कोई भी तरीके से लेता तो आप एक एक कलर दोनों में चूज़ कर सकते थे,
तो आप ये सैम्पलिंग आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके रिसर्च के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या लोगे, जो कि आपकी पॉपुलेशन की रिप्रेजेंटेटिव पॉपुलेशन होगी, यानी जो उसको रिप्रेजेंट करे, तो वही आपका सैंपल बोला जाएगा। द बेस्ट वे टू अवॉइड अ बायस्ड अनरिप्रेजेंटेटिव सैंपल इज अ सेलेक्ट अ रैंडम सैंपल। रैंडम सैंपल सेलेक्ट करना ही एक बेस्ट टेक्निक मानी जाती है सैम्पलिंग के लिए। अब इसमें जो रैंडम सैम्पलिंग में क्या होती है, 4 टाइप्स की होती है आपकी। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग एंड द क्लस्टर सैम्पलिंग। जो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग यानी SRS जो होती है, इज अ मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग अ सैंपल फ्रॉम पॉपुलेशन इन विच एवरी मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ इक्वल चांस टू बीइंग सिलेक्टेड। मतलब जो ये आपके सैंपल हैं रेड, ग्रीन और ब्लू, तो इसमें सभी के चांसेस हैं कि वो सभी सेलेक्ट हो सकते हैं, पूरी की पूरे चांसेस है। जैसे ये बैग में भरे हुए हैं ब्लैक कलर के, आप उसमें हाथ डाल के निकालोगे रैंडमली, तो ये पूरे के पूरे चांसेस हैं कि तीनों तीनों कलर के एक एक कलर आपके हाथ में आ जाएंगे। ये होती है आपकी सिंपल रैंडम सैंपल। फिर आपकी होती है सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक में आप जैसे कि ये बता दो पूरे 25 या 40 सैंपल हैं, तो आप बता दो कि हमने 5-5 सैंपल हर कलर से चूज़ करने हैं। या फिर आप कहीं कहीं आप क्या कहते हैं कि क्लास हो गया, कहीं हॉल हो गया, तो मैंने पहले बच्चे की सैम्पलिंग की, फिर हर 5वें बच्चे की सैम्पलिंग करते जाऊंगा, तो ये क्या होगा, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। हर एक नंबर, एक सिस्टम बनाना, एक तरीके से सिस्टमैटिक ढंग से काम करना, एक क्रमबद्ध तरीके से, तो होती है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग क्या होती है आपकी, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग इज़ अ मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग अ सैंपल फ्रॉम पॉपुलेशन in which the population is divided into important subgroup, then separate into a random sample are drawn from each subgroup which are known as a strata। बात वही हो जाती है। स्ट्रेटिफाइड लैम्प क्या कहते हैं कि स्ट्रेटा यानी ग्रुप बनाना। जैसे आप किसी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हो, तो अगर आप उसमें बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ की में जो सारे अलग अलग कंट्रीज़ के बच्चे पढ़ते हैं, तो अगर आप उसको कॉन्टिनेंट के बेस पर डिवाइड करोगे, जैसे एशियन कॉन्टिनेंट के बच्चे हो गए, फिर यूरोपियन कॉन्टिनेंट के बच्चे हो गए और अमेरिकन कॉन्टिनेंट के बच्चे हो गए, तो कॉन्टिनेंट बेसिस पे आप 3 ग्रुप बना दोगे, फिर अलग अलग कॉन्टिनेंट के बच्चों को आप सेलेक्ट करोगे एज अ सैम्पल। फिर क्या होता है आपका क्लस्टर सैंपल इज़ अ मेथड ऑफ सेलेक्टिंग अ सैंपल फ्रॉम द पॉपुलेशन इन विच पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू अ subgroup and simple random sample of those subgroup is taken all divided within these cluster may be a sample और सिंपल रैंडम सैंपल। देखो क्लस्टर में हर एक तरीके का एक पैटर्न पाया जाएगा कि जैसे कि आपने ब्लू ग्रीन डॉट ही देख रहे हो, तो इसमें हाथ डालो और पूरे के पूरे क्लस्टर को उठा लो, मैक्सिमम चीज़ें आ जाए। जैसे कि आपका क्लासरूम हो गया, वहाँ पे गर्ल्स बॉयज़ और बहुत सारे अलग अलग क्या कहते हैं इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स के लोग भी पढ़ते हैं, तो आप उसमें से एक क्लास को सेलेक्ट कर लोगे तो आपको हर एक तरीके के सैंपल मिलेंगे सिर्फ एक ही छोटे पार्ट में। तो अलग मल्टीपल जो चॉइसेस होंगी आपकी वो फुलफ़िल कर देगा बस एक क्लास की सैम्पलिंग ही। तो ये बोली जाएगी क्लस्टर सैम्पलिंग, जिसमें आपने मैक्सिमम चीज़ों को कवर कर लिया, बस एक नेचुरल चीज़ों को उठा करके जो पहले से नेचुरली प्रेजेंट है वहीं से उसको उठाया, और वो हर एक सैंपल के बारे में पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। वो सैंपल जो होगा वो पहले से ही ऐसे उनका पैटर्न है कि वो सारी की सारी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग बोली जाएगी। अब देखो ओनली अ लार्ज सैंपल साइज मेक इट लाइक दैट आवर सैंपल इज क्लोज टू अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन। सैंपल साइज जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा वो रिप्रेजेंटेटिव होगा और उतना कम होगा, यानी मैक्सिमम क्या कहते हैं सैंपल साइज और एरर आपका कम होगा। सैंपल साइज बढ़ेगा, एरर कम होगा और वो उतना ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव होगा तो ऑब्वियस सी बात है एरर कम होगा। फिर आपका आता है वेरिएबल आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, डिस्क्रीट, कॉन्टीन्यूअस, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। देखो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल व्हेन अ कंडक्टिंग अ रिसर्च एक्सपेरिमेंट ऑफन ए मैनिपुलेट अ वेरिएबल्स। फॉर एग्जांपल एन एक्सपेरिमेंटर माइट कंपेयर द इफेक्टिवनेस, एफ नहीं है, इफेक्टिवनेस ऑफ 4 टाइप ऑफ द एंटी डिप्रेजेंट इन द केस विद अ वेरिएबल। देखो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल आप सिंपल सी बात है यही समझो कि आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये हो गया कि जो कहीं से भी किसी चीज़ के द्वारा अगर चेंज किया जाए तो उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। डिपेंडेंट क्या है कि जो इंडिपेंडेंट पे डिपेंडेंट है, यानी एक तरीके का एक कास है, एक इफ़ेक्ट है, इसका कॉज होगा तो वो उस पर इम्पैक्ट करेगा। ठीक है। इन जनरल इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज मैनिपुलेटेड बाय एक्सपेरिमेंट एंड इट्स इफेक्ट ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल। देखने सिंपल से कहा गया है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज मैनिपुलेटेड बाय एक्सपेरिमेंटर। कोई भी अगर वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करेगा तो उसका इम्पैक्ट कहाँ होगा, किसके ऊपर इफेक्ट होगा,
डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका काज हो गया और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया, इफेक्ट हो गया, उसके ऊपर इफेक्ट शो करता है एक तरीके से। जिसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करेंगे तो डिपेंडेंट वेरिएबल आपका चेंज होगा, क्योंकि वो उसके ऊपर डिपेंडेंट है। कोई भी चीज़ किसी के ऊपर डिपेंडेंट है, अगर उसका इंडिपेंडेंट चीज़ जो चेंज करेगा जिसके ऊपर वो डिपेंडेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है जो डिपेंडेंट है उसके ऊपर इम्पैक्ट डालेगा। कन्फ्यूज़न तो नहीं हो रहा है, कन्फ्यूज़न इन द सेंस कि थोड़ा बहुत हो सकता है। सिंपल सी बात है कि इंडिपेंडेंट जो पूरी तरीके से स्वतंत्र है, डिपेंडेंट जो उसके ऊपर डिपेंडेंट है, बस और कोई बात नहीं इसमें। डिस्क्रीट वेरिएबल्स क्या हो जाते हैं? डिस्क्रीट वेरिएबल्स कैन टेक ओनली अ सर्टेन वैल्यू। कोई भी, फॉर एग्जांपल अ हाउस होल्ड कुड बी अ 3 चिल्ड्रेन और 6 चिल्ड्रेन, ये हो गया डिस्क्रीट, उनका कोई मतलब नहीं, वो एक कंप्लीट नंबर होंगे। अब वो ऐसा तो नहीं बोला जाएगा ना कि उनके 4 बच्चे, 5 बच्चे, 6 बच्चे, अब ये तो नहीं बोला जाएगा उनके 4.3 बच्चे हैं, ऐसा तो नहीं बोला जाएगा ना। तो कॉन्टीन्यूस कैन टेक वैल्यू, वो पॉइंट में चला जाएगा, तो कॉन्टीन्यूस वैल्यू जो होगी वो पॉइंट में चली जाएगी, वो कॉन्टीन्यूस फॉर्म में होती है, 1.646 ऐसे ऐसे करके। जैसे वेट हो गया आपका कि आप 4 किलो 500 ग्राम हो, इस तरीके से ऐसे हो जाएगा आपका। क्वालिटेटिव वेरिएबल्स और क्वांटिटेटिव वेरिएबल। क्वालिटेटिव वेरिएबल्स आर दोज द एक्सप्रेस क्वालिटी एट्रीब्यूट सच एज हेयर कलर हो गया, आई कलर, रिलीजन्स, फेवरेट मूवी, जेंडर एंड सो ऑन। क्वांटिटेटिव क्या होगा, वो आपका नंबर बताएगा, नंबर्स यानी वो नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, जैसे एज हो गया आपका, वेट हो गया आपका, ये सारी चीज़ें हो गई आपकी। बाकी चीज़ें क्वालिटेटिव वेरिएबल्स, ये क्वालिटेटिव वेरिएबल्स हो जाते हैं। वेरिएबल्स वही होते हैं जो वेरी करते हैं। आप जो एनालिसिस में दुनिया भर के क्राइटेरिया बनाते हो वही आपके वेरिएबल्स होते हैं। जैसे कि आप वाटर सैम्पलिंग कर रहे हो तो उसमें पीएच, टीडीएस हो गया आपका, कार्बन मोनो क्या कहते हैं, पीएच, टीडीएस हो गया आपका, फिर क्या कहते हैं कि न्यूट्रिएंट में आपके नाइट्रेट, फॉस्फेट हो गए, फिर आपका हैवी मेटल्स हो गया, आर्सेनिक हो गया, लेड हो गया, जिंक हो गया, ये सारे आपके वेरिएबल्स होंगे जो सैंपल वाइज वेरी करेंगे, या सैंपल वाइज वेरिएस करें, उनका वेरिएशन होगा, या फिर लोकेशन वाइज वेरिएशन होगा, या फिर टाइम पीरियड वाइज या सीजन वाइज उनका वेरिएशन होगा। फिर आपका आता है स्केलिंग। स्केलिंग 4 टाइप की, नॉमिनल, ऑर्डिनल और इंटरवल और रेशियो। नॉमिनल में आपका नेम्स और कैटेगरी होता है, मतलब नेम्स ही होंगे, नेम और कैटेगरी। एग्जांपल हो क्या होंगे, इंक्लूड जेंडर हो जाएगा, हार्डनेस हो जाएगा, फेवरेट कलर, रिलीजन, लोवेस्ट, ये सब सारी चीज़ें आपकी नॉमिनल में आ जाएंगी, सिंपल सी बात है। ऑर्डिनल में फिर क्या आएंगी, नेम्स, कैटेगरिकल, इन एंड ऑर्डर इज़ अ मीनिंगफुल होगा। जैसे एग्जाम्पल में क्या होगा, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन रेटिंग वो देना उनकी, मिलिट्री रैंक हो गया, क्लास रैंक हो गया, ये इनकी ऑर्डिनल वैल्यू होती है। रेशियो वैल्यू क्या होती है, जैसे 2 पॉइंट में रेशियो निकाला, हाईएस्ट एंड मोस्ट इन्फॉर्मेटिव स्केल कंटेन द क्वालिटीज़ ऑफ द नॉमिनल, ऑर्डिनल एंड द इंटरवल स्केल। ओके, क्योंकि अब देखो नॉमिनल सबसे छोटा, फिर एक गोला बना लो सबसे छोटा सा, वो नॉमिनल, फिर उसके ऊपर ऑर्डिनल, फिर उसके ऊपर रेशियो, फिर उसके ऊपर इंटरवल, इस तरीके से ये ऐसा वो डिफाइन कर सकते हो आप। द एडिशन ऑफ एन एब्सोल्यूट 0 पॉइंट, एग्जाम्पल अमाउंट ऑफ द मनी, 0 मनी। फिर उसके बाद आता है आपका इंटरवल। इंटरवल क्या होता है कि जैसे कि टेम्परेचर हो गया है कि 25 से लेकर के 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक के बीच का जो टेम्परेचर होगा वो इंटरवल। यानी नेम्स ऑफ कैटेगरी दैट ऑर्डर इज अ मीनिंगफुल एंड इंटरवल नेम हैव सेम इंटरप्रिटेशन। एग्जाम्पल सेल्सियस टेम्परेचर स्केल, प्रॉब्लम्स, नो ट्रू, 0 to पॉइंट, ये बाकी चीज़ें ऐसे एग्जाम्पल हो जाते हैं। सिंपल चीज़ें हैं, एज अ रिवीजन बस इसको आप देखो। फिर उसके बाद आपका मोमेंट भी आता है, फर्स्ट मोमेंट, सेकंड मोमेंट, थर्ड मोमेंट और फोर्थ मोमेंट। देखो फर्स्ट मोमेंट जो भी अब निकाले को बोलेगा तो आपको, तो वो मीन होता है, आपके सैंपल का मीन होगा। सेकंड मोमेंट जो बोलेगा वो वेरिएंस होगा। थर्ड मोमेंट जो बोलेगा वो स्क्यूनेस की बात करेगा। फोर्थ मोमेंट जो होगा वो कुर्टोसिस की बात करेगा। तो वेरिएंस, मीन और स्क्यूनेस और कुर्टोसिस। स्क्यूनेस यानी होता है उसका, जब भी सैंपल का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो लेफ्ट साइड ज़्यादा है कि राइट साइड ज़्यादा है, तो ये बताता है आपका स्क्यूनेस। कुर्टोसिस होगा कि उसकी पीक कितनी है, ऊपर साइड जो उसकी पीकनेस है वो पीक है, बहुत ज़्यादा एकदम नुकीला है, या फिर एक ही जगह मतलब होते हुए सब सारे सैंपल की जो मैक्सिमम पॉइंट शो कर रहा हो एक ही पेन पे, या फ्लैट टाइप का, तो ये आपकी उसकी कुर्टोसिस शो करती है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं सैंपल के। फिर आपका काई स्क्वायर आता है। काई स्क्वायर टेस्ट मैक्सिमम क्या होता है कि गुडनेस ऑफ फिट के लिए यूज़ किया जाता है। काई स्क्वायर गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट डिटरमाइन इफ अ सैंपल डेटा मैचेस अ पॉपुलेशन, जब उसकी करेगी तो। काई स्क्वायर टेस्ट फॉर अ इंडिपेंडेंस कंपेयर टू वेरिएबल, क्या, टू वेरिएबल इन अ कॉन्टीजेंसी टेबल, कॉन्टीजेंसी टेबल दी जाती है उससे, टू सी इफ दे आर रिलेटेड in a more or general sense in test to see whether distribution of categorical variable differ from each other, किस तरीके से वो एक दूसरे से डिफर हैं। A very small chi-square test, a very small chi-square test statistics means that your observed data fits, जो भी आपने ऑब्जर्व किया वो डेटा फिट्स योर एक्सपेक्टेड डेटा, जो भी आपने एक्सपेक्टेड किया था वो जो ऑब्जर्व किया। जैसे आपने अपने 200 कोई पॉपुलेशन हो गई और उसमें क्या कहते हैं जेंट्स 100 हो गए, लेडीज 100 हो गई, तो ये आपने एक्सपेक्टेड किया, लेकिन आपने ऑब्जर्व क्या किया कि उसमें आपको जेंट्स 80 ही मिले, तो ये आपकी ऑब्जर्व वैल्यू हो गई कि आपने एग्जैक्टली आपने क्या ऑब्जर्व किया, एक्सपेक्टेड आपका ये हो गया कि हमने हाँ 150-50 और एक्सपेक्टेड किया था।
In other words, there is a relationship. A very large chi-square test statistics means that the data does not fit very well. In other words, there is not a relationship. देखो इसका एक तो 30 से कम होगा, 30 से ज़्यादा होगा, सैम्पल साइज 30 से ज़्यादा है तो आप ये इक्वेशन यूज करोगे, अगर 30 से कम है तो आप -1 को हटा दोगे, यानी n स्क्वायर डिवाइडेड बाई उसका क्या कहते हैं वेरिएंस, जो भी आप करोगे उससे स्क्वायर कर दोगे उसका। फिर उसके बाद आता है कैलकुलेटिंग स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन। फिर कैलकुलेट ये अब मैं आपकी कुछ क्या कहते हैं फार्मूलेस जो दिया गया है, कुछ फार्मूला देख लीजिए आप, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए आप क्या करोगे, वेरिएंस का स्क्वायर, वेरिएंस आप इक्वल टू आप क्या हो जाएगा, मतलब क्या कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू रूट समेसन ऑफ आपका जो सैंपल दिया गया उसका, फिर x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई n-1, यानी n उसका आपका सैंपल हो गया, साइज हो गया जो टोटल सैंपल साइज है, और x1 की जो आपके क्या कहते हैं ऑब्जर्व वैल्यू होगी, x बार जो है वो आपका मीन होता है। वेरिएंस क्या होता है आपका सिग्मा स्क्वायर हो गया। स्टैंडर्ड एरर क्या हो गया, सिग्मा डिवाइडेड बाई, स्टैंडर्ड एरर आपको निकालना है, स्टैंडर्ड डिवीजन हो गया, स्टैंडर्ड एरर आपको निकालना है तो सिग्मा डिवाइडेड बाई अंडर रूट एन यानी आपको सैंपल साइज, एक्स बार क्या था द सैंपल मीन, और एन क्या हो गया सैंपल साइज। आप सिंपल से इससे निकाल सकते हो, इससे आप कभी कभी सैंपल साइज भी निकाल सकते हो। अगर आपको स्टैंडर्ड एरर या फिर आपको वेरिएंस दिया हुआ है तो आप निकाल सकते हो सैंपल साइज। अब कॉन्फिडेंस इंटरवल जो टी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, टी स्टैटिस्टिक की बात करेंगे, टी इक्वल टू सैंपल मीन माइनस पॉपुलेशन मीन डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डिवीजन डिवाइडेड बाई अंडर रूट एन, यानी एन आपका जो सैंपल है, एस डिवाइडेड बाई अंडर रूट एन द एस्टिमेट ऑफ द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द मीन्स, वो बात हो गई। जैसे स्टैंडर्ड एरर का क्या था फार्मूला, ये था इक्वल टू, वही बात हो गई, वही चीज़ सेम चीज़ यहाँ लिखी हुई है, बस क्या है कि उनकी जो मीन में डिफरेंस है उससे उसको डिवाइड कर दिया जाता है तो आपका टी स्टैटिस्टिक्स आ जाता है। तो आप और क्या कहते हैं कॉन्फिडेंस लेवल पे जो आपका मैक्सिमम पूछा जाता है वो आपका है 90%, तो 1.6 हो गया, 95% 1.96 हो गया, 99% 2.5 हो गया। बाकी चीज़ें भी अगर आप याद कर सकते हैं तो याद कर लीजिए। बाकी 90, 95 और 99 इतना इंपॉर्टेंट है। 90 के लिए आपका हो गया 1.6, 95 के लिए हो गया 1.9 और 99 के लिए हो गया 2.5। फिर आपका देखिए कि अब इसमें देख लीजिए, पहले इंडिकेशन है, जो स्मॉल n है वो सैंपल साइज है, कैपिटल N है वो पॉपुलेशन साइज है, f जो है वो फ्रीक्वेंसी है, वो सम है, और w क्या है वेट है। सैंपल मीन का फार्मूला लिखा हुआ है, पॉपुलेशन मीन का फार्मूला लिखा हुआ है, वेटेड मीन का फार्मूला लिखा हुआ है, मीन ऑफ फ्रीक्वेंसी टेबल है, मिड रेंज है, रेंज ऑब्वियस सी बात है निकलती है, कैसे पता है, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला है, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला है। सिंपल चीज़, आगे वो चीज़ एक्सप्लेन भी की गई है कौन चीज़ें क्या हैं। फिर पॉपुलेशन सैंपल वेरिएंस एस स्क्वायर, पॉपुलेशन वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, फिर उसके बाद सैंपल कोफिशिएंट वेरिएशन सी वी इक्वल टू एस एक्स इंटू 100% हो गया। फिर उसके बाद पॉपुलेशन कोफिशिएंट वेरिएशन हो गया, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी टेबल हो गया, सैंपल का जेड स्कोर और पॉपुलेशन का जेड स्कोर। फिर उसके बाद एक अलग तरीके का आपके यहाँ एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि दे दिया गया कि एक शेर है, फिर वो क्या कहते हैं 8 शेर हैं, जैसे आपके पेपर में क्वेश्चन आया था 8 शेर हैं और 3 बकरी हैं, 3 क्या कहते हैं बिल्ली हैं, अदरवाइज़ ऐसे ऐसे 2-3 जानवर और हैं, तो शेर जो होगा वो कितने तरीके से वो खा सकता है, ये तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का। तो एन का जो होगा वो टोटल नंबर आप रख दीजिएगा, जैसे 8 हैं तो 8 रख दीजिएगा, बाकी जो छोटी छोटी वैल्यू होंगी उनका सबका आप फैक्टोरियल निकाल लीजिएगा। फैक्टोरियल से आप उसका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से आप फार्मूला करके निकाल सकते हो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है और कैसी है। फिर आपका आता है कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यानी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे कि सैंपल का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। देखो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ये हो गया कि आर क्या हो गया स्मॉल आर नंबर ऑफ सक्सेस, पी क्या हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, क्यू हो गया आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इक्वल टू 1 माइनस आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है तो p प्लस क्यू इक्वल टू 1 हो जाएगा, और इसका जो स्टैंडर्ड डिवीज़न होगा वो रूट एन पी क्यू होगा, और इन मीन जो होगा इसका वो एन पी के बराबर होगा। ओके, सिंपल सी बायनोमियल प्रोबेबिलिटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो फार्मूला लिखा हुआ है। मीन जो होगा इसका एन पी के बराबर होगा, स्टैंडर्ड डिवीज़न जो होगा रूट एन पी क्यू के बराबर होगा। ओके, फिर आपका पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन आता है। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि जो स्टैंडर्ड डिवीज़न होता है इसका वो अंडर रूट मीन के बराबर होता है, इतना ध्यान रखना, अंडर रूट मीन के बराबर होता है। और स्टैंडर्ड डिवीएशन का स्क्वायर जो है वही बात हो गई मीन्स के बराबर है,
आप उसका स्क्वायर कर दोगे तो भी मीन निकल आएगा, और स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू अंडर रूट मीन होता है। और मीन इक्वल टू उसके मीन इक्वल टू क्या होता है, अब अगर आप देखोगे कि इसमें कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में, तो मीन जो होता है उसके वेरिएंस के इक्वल टू होता है, एकदम सेम इक्वल टू होगा। फिर उसके बाद करते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो रॉ स्कोर क्या है इसका, एक्स इक्वल टू जेड सिग्मा प्लस म्यू। फिर उसके बाद क्या है कि स्टैंडर्ड स्कोर इसका क्या है, जेड एक्स माइनस म्यू। बात वही है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो गई, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो गई। इसमें बस ये वैल्यू कभी कभी पूछ लेता है, निकालने के लिए पूछ लेता है कि क्या किसके इक्विवेलेंट है। मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इसका दिया गया है। फिर उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन का डिस्ट्रीब्यूशन भी दिया गया है, और स्टैंडर्ड स्कोर का भी डिस्ट्रीब्यूशन आपके यहाँ दिया गया है। अब थोड़ी सी कंटेम्प्रेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर लेते हैं। जैसे आपकी कॉप की बात कर लेते हैं, तो कॉप के बारे में मैं पिछले भी बहुत सारी वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, तो अब बाकी चीज़ें मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा। तो इतना बस बताऊँगा कि कॉप 26 जो होगा वो ग्लासगो में होगा, 2021 में जो 1 से 12 नवंबर के बीच होगा वो ग्लासगो यूके में होगा, और 25 जो है आपका मैड्रिड में हो चुका है। फिर उसके बाद आपका आता है कि अभी हमने 17 जून को वर्ल्ड डेजर्टिफिकेशन डे मनाया है। अब इसका जो थीम था वो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन इसका जो थीम था बेसिकली फूड, फीड एंड फाइबर था। फिर देखिए जो इनिशिएटिव कुछ लिए गए हैं वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे पे हमारी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, वो ये बताया गया कि अर्बन फॉरेस्ट को लेकर के कुछ इनिशिएटिव लिए गए कि अर्बन फॉरेस्ट को हम मैनेज करेंगे, क्या करेंगे। अर्बन फॉरेस्ट पर बेसिकली यही होते हैं, अर्बन एरिया में प्लांटिंग करना, ट्री करना। अब उससे क्या फ़ायदा होगा, हीट आइसलैंड का जो कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ बहुत तेज़ी से फैल रहा है उसको मिनिमाइज़ करेंगे। और वो क्या कहते हैं, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन यानी कार्बन स्टोरेज करेगा। हमारे यहाँ जो प्लांट लग जाएंगे काफ़ी, यानी एक तरीके से पॉल्यूशन रिमीडिएट होगा, अर्बन हीट आइलैंड कम होगा, और आपकी हीट एनर्जी जो बैलेंस है वो क्या कहती है, इम्बैलेंस हो चुकी है, वो एक तरीके से बैलेंस फॉर्म में आएगी। ग्रीन हाउस गैसेज जो होंगी, मोस्टली आप बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की, तो उसका सिक्वेस्ट्रेशन होगा। अर्बन हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी एक तरीके से बैलेंस में आएगी। अब इसमें क्या है कि लैक अप्रोप्रिएट ट्री प्लांटिंग स्पेसेस ड्यू टू द इंक्रीज अर्बनाइजेशन, इन्वेजिव नॉन प्लांट स्पीसीज थ्रेटिंग द अर्बन फॉरेस्ट इकोसिस्टम। ये भी है कि अब लगा के दें वहाँ पे, पता चला कि बहुत सारी जो स्पीसीज़ हैं वहाँ पे पहले से ही, तो उनको वो इकोसिस्टम को डैमेज करे। कुछ इसके लिए एग्जांपल के तौर पर ये बताया गया, मियावाकी एक मेथड है जो कि कम समय में किस तरीके से प्लांट को ग्रो किया जाए। ये जापान के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको यूज़ किया, अकीरा मियावाकी, तो उन्हीं के हेल्प से इसका नाम मियावाकी मेथड रख दिया गया है, जो कि ये बताएगा अवेयरनेस अबाउट द अर्बन फॉरेस्ट्री मैनेजमेंट। तो मियावाकी इज़ अ टेक्निक पायनियर्ड बाय द जापानीज बॉटनिस्ट अकीरा मियावाकी दैट हेल्प द बिल्ड डेंस नेटिव फॉरेस्ट इन अ शॉर्ट टाइम। ये हमारे यहाँ अभी 5 जून को इनिशिएटिव लिया गया था। फिर उसके बाद एक रिपोर्ट आई है ट्रैफिक की। ट्रैफिक जो बेसिकली वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क है, एक तरीके का नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि WWF के IUCN के साथ मिलकर काम करता है। इसने ये बताया कि लॉकडाउन पीरियड में पोचिंग का जो वर्क हुआ है वो काफ़ी बढ़ गया, यानी पोचिंग तरीके से बढ़ गई है। उस रिपोर्ट का नाम था इंडियन वाइल्ड लाइफ एमिडिस्ट कोविड-19 क्राइसिस एंड एनालिसिस ऑफ द पोचिंग एंड इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेंड। इसमें यह बताया गया कि पोचिंग जो हो गई वो हाईएस्ट दिखी है, चाहे वो स्मॉल एनिमल हो सच एज हेयर, पर्क्यूपाइन, पेंगोलिन, जियंट स्क्वायरल और सीवेट एंड मंकी एंड द स्मॉलर विल्ड। इसमें ये बताया गया कि अगर 9 जैसे कि बिग कैट होगा, बिग कैट्स की कैटेगरी में आपका 9 लियोपोर्ड्स मरे हैं, तो 4 उसमें क्या प्री मरे थे, और 5 जो मरे हैं वो लॉकडाउन पीरियड में ही मरे हैं। इसी तरीके से रिपोर्ट इसकी बताई गई। फिर वर्ल्ड टर्टल डे जो हमने 23 मई को मनाया है, 23 मई, और क्या कहते हैं कि इसको जो अमेरिकन टोर्टाइज रेस्क्यू बनाते हैं, बेसिकली इसमें जानने की जरूरत है। इंडिया में जो आपकी हैं वो हैं 5 तरीके की, ओलिव रिडले, ग्रीन टर्टल और लॉन्गर हेड हाउबिक्स या लेदर बैक। तो इसमें से 3 जो कैटेगरीज़ हैं वो वनेबल हैं। एक है ओलिव रिडले, लीदर बैक और लॉन्गर हेड, ये आपकी IUCN की थ्रेटन कैटेगरी में है, और क्या कहते हैं वो यानी थ्रेटन की वनेबल कैटेगरी में है। बाकी हॉक्स बिल जो है टर्टल वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, और ग्रीन टर्टल जो है वो इंडेंजर्ड हो चुकी है पूरी तरीके से, इस तरीके से को माना जाता है। दे आर प्रोटेक्टेड IUCN, देखिए इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को इनके शेड्यूल 1 के अंतर्गत इसको प्रिजर्व किया गया है। टर्टल हैव बीन प्रोटेक्टेड इन इंडियन अंडर द बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड गंगा रिजर्वेशन प्रोग्राम, यानी वो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया दोनों मिल करके ये टर्टल को प्रिजर्वेशन दे रहे हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हो गया आपका थीम, देखो 2 फरवरी को हमने क्या मनाते हैं, वेटलैंड डे, उसका जो थीम था वो था वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी। फिर आपका आता है कि 3 मार्च को क्या बनाते हैं, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, इसमें क्या था, सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ। फिर फॉरेस्ट डे 21 मार्च को, इसको मनाते हैं फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी। फिर आपका आता है 22 मार्च, यानी वाटर एंड क्लाइमेट हो गया आपका।
फॉरेस्ट डे का। फिर बाय क्या कहते हैं कि आपका आता है 23 मार्च को वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे। इसका है आपका क्लाइमेट एंड वाटर, सीधा उसका उल्टा है, उसका वाटर एंड क्लाइमेट चेंज है, इसका है क्लाइमेट एंड वाटर चेंज नहीं है बस। अर्थ डे है 22 अप्रैल को, वो है आपका क्लाइमेट एक्शन। बायोडाइवर्सिटी 22 मई, यह है आवर सोल्यूशन आर इन नेचर। नो टोबैको डे जो 31 मई को है, वो प्रोटेक्टिंग यूथ फॉर इंडस्ट्री मैनिपुलेशन एंड प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम टोबैको। इन्वायरमेंटल डे 5 जून को है, जिसका थीम था बायोडाइवर्सिटी। ओके, फिर उसके बाद ओशियन डे यानी जो 8 जून को था, उसका था इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल ओशियन। डेजर्टिफिकेशन डे जो 17 जून को सेलिब्रेट किया गया, फूड फीड एंड फाइबर। फिर उसके बाद पॉपुलेशन डे 11 जुलाई, सेक्सुअल एंड द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ओजोन डे जो सबसे लास्ट में, ओजोन फॉर लाइफ। बस अब आप इसको एक तरीके से रिवीजन की तरह देखिए, और फिर अगला आप हम लोगों को सपोर्ट करिए, हमें सपोर्ट करिए। हमको भी थोड़ा मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, वो आप ही लोगों से मिलती है, और आप करेंगे तो आगे हम बहुत ही बेहतर सीरीज़ लेकर आएंगे, जिसमें एक कंप्लीट अच्छी अंडरस्टैंडिंग और डीप स्टडी के साथ बात करेंगे। ये तो एक तरीके की सोलो स्टडी थी, नट सेल में पूरी की पूरी थ्योरी को कवर करना था, टाइम पीरियड बहुत कम था, तो अब हमारे पास टाइम रहेगा तो हम उसको डीप स्टडी में बात करेंगे, और इतने बेहतर तरीके से बात करेंगे कि शायद ही आपको कुछ कहीं और किसी और प्लेटफॉर्म पे जाने की ज़रूरत पड़ेगी, और आप उसी से ही 100% गारंटी के साथ अपने JRF को अचीव कर सकेंगे विद इन ए टाइम पीरियड। तब तक के लिए थैंक यू, कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।